Hello everyone, welcome to Everyday English Bites. Today we are going to discuss the editorial of The Hindu newspaper dated on 29th July 2025. So the topic is the medical boundaries for Ayush practitioners. Ayush refers to Ayurveda. Practitioners मतलब जो लोग आयुर्वेदा प्रैक्टिस या फिर आयुर्वेदा सीखते हैं. So in short the topic is आयुर्वेदा जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उनकी मेडिकल बाउंड्रीज़ क्या है, इसके बारे में आज का एडिटोरियल है. लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पैराग्राफ. द रीसेंट कंट्रोवर्सी ऑन एक्स मतलब ट्विटर between a hepatologist and an Indian chess grandmaster on whether practitioners of traditional medicine can claim to be doctors has sparked much commentary on the role and the status of practitioners of traditional Indian medicine system such as Ayurveda and Unani in India. अब जैसा मैंने पढ़ते समय बताया, एक्स का मतलब होता है ट्विटर, हेपेटोलॉजिस्ट मतलब लीवर का डॉक्टर, लीवर स्पेशलिस्ट, इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर ये एक टाइटल होता है. ट्रेडिशनल मेडिसिन मतलब पारंपरिक मेडिसिन जो बहुत सदियों से चलती आई है. अब इस पूरे पैराग्राफ का इन शॉर्ट मीनिंग क्या है. रिसेंटली ट्विटर पर एक विवाद हुआ था, किसके बीच, एक लीवर स्पेशलिस्ट और एक इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर के बीच, कि क्या आयुर्वेद या यूनानी जैसे पारंपरिक चिकित्सा मतलब पारंपरिक मेडिसिन, ट्रेडिशनल मेडिसिन जो प्रैक्टिस करते हैं उन लोगों को भी क्या डॉक्टर कहना चाहिए. तो ये सिर्फ एक नाम का सवाल नहीं है, बल्कि दिस इज़ अ सिस्टम वेयर सार्वजनिक स्वास्थ्य जिसे हम कहते हैं, पब्लिक हेल्थ, उससे जुड़ा ये एक गंभीर सवाल या फिर गंभीर मुद्दा है. नेक्स्ट पैराग्राफ इज कमिटीज, गवर्नमेंट्स, पर्सपेक्टिव्स. द बर्निंग इशू हियर इज नॉट merely whether practitioners of Ayurveda can refer to themselves as doctors, but rather the scope of medical activities permitted under Indian law. तो यहाँ पे मुख्य सवाल जिसे हम कहते हैं द बर्निंग इशू मतलब मुख्य मुद्दा या फिर मुख्य सवाल ये नहीं है कि आयुर्वेद के डॉक्टर खुद को डॉक्टर कह सकते हैं या नहीं, बल्कि असली मुद्दा ये है कि वो भारतीय लॉ, इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग कौन कौन से इलाज कर सकते हैं. दिस इज़ द मेन इशू. दिस इज़ एन इशू विच हैज़ कॉन्सिक्वेंसेस फॉर पब्लिक हेल्थ. अब ये बात इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसका सीधा असर पब्लिक हेल्थ पर होने वाला है. A starting point for this discussion is to understand the framing of the debate over the last 80 years, beginning 1946 when the Health Survey and Development Committee, better known as Bohr Committee, batted in favor of modern scientific medicine based on evidence. अब ये डिस्कशन कब शुरू हुआ था? लास्ट 80 साल पहले ये डिस्कशन स्टार्ट हुआ था. कब शुरू हुआ था? 1946 में, जब हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी ने एक कमेटी फॉर्म की थी जिसे हम कहते हैं बोर कमेटी. वो बोर कमेटी क्या किया था? मॉडर्न साइंटिफिक मेडिसिन के बेस्ड पर कुछ एविडेंस प्रूफ करने के लिए उन्होंने ये बैटल लड़ा था. द कमिटी हैड पॉइंटेड आउट दैट अदर कंट्रीज were in the process of phasing out their traditional medicine systems and recommended that states take a call on the extent to which traditional medicine played a role in their public health system. तो इस कमेटी ने क्या पॉइंट किया था? अदर कंट्रीज वर इन द प्रोसेस ऑफ फेजिंग आउट देयर ट्रेडिशनल मेडिसिन. फेजिंग आउट देयर ट्रेडिशनल मेडिसिन का मतलब क्या होता है? जो बाकी अन्य देश है वो अपनी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन्स थी
अपने जो ट्रेडिशनल मेडिसिन वो यूज़ करते थे उसको वो स्लोली एंड कर रहे हैं, स्लोली बंद कर रहे हैं। एंड उन्होंने ये रेकमेंड किया था कि इंडिया में जो ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज़ किया जाता है, जो आयुर्वेदा फॉलो किया जाता है, उसको हम कितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए। इसके बारे में इस कमेटी ने अपना मुद्दा सामने पेश किया था। The Bore Committee's lack of enthusiasm for the traditional medicinal system did not go unnoticed by practitioners of traditional Indian medicine who mounted a vocal protest. इसका मतलब क्या है, बोरे कमेटी ने क्या किया, ट्रेडिशनल मेडिसिन में बहुत कम इंटरेस्ट दिखाया। उसकी वजह से जो भी प्रैक्टिशनर्स हैं, इंडियन प्रैक्टिशनर्स जो इंडियन मेडिसिन को स्टडी करते हैं, उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई और उन्होंने एक प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। They managed to convince the government of India to set up the Committee of Indigenous Systems of Medicine, which submitted its report in 1948. This committee unabashedly wrapped up its conclusions in communal language, framing the issue in terms of Hindu nationalism while linking Ayurveda to the Vedas and its decline to foreign domination. अब इन प्रैक्टिशनर्स ने जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था, उन्होंने गवर्नमेंट को कन्विंस किया कि आप एक दूसरी कमेटी फॉर्म करें जो इंडिजीनियस सिस्टम मतलब ट्रेडिशनल सिस्टम को फॉलो करती हो, जो सिर्फ ट्रेडिशनल सिस्टम्स में बिलीव करती हो। और उस कमेटी ने अपना रिपोर्ट 1948 में सबमिट किया। सो दिस कमेटी अनबैशडली रैप्ड अप मतलब क्या, बहुत स्ट्रांगली किसी चीज़ को डिफेंड करना। तो इन लोगों ने इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली डिफेंड किया कि आयुर्वेदा को इंडिया में प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने क्या किया, दिस न्यू कमेटी स्ट्रांगली डिफेंडेड आयुर्वेदा बाय कॉलिंग इट पार्ट ऑफ इंडियाज़ एंशिएंट सिविलाइजेशन। जो एंशिएंट टाइम से चलता आया हुआ चीज़ है, आयुर्वेदा को उन्होंने इसका पार्ट बताया। और इसका डिक्लाइन जो है, जो हमारी इंडियन कल्चर में जो डिक्लाइन आया था, उसका रीज़न उन्होंने फॉरेन डोमिनेशन को दे दिया। While the Nehru government took no action to formally recognize these practitioners of traditional medicine, the Indira Gandhi government in 1970 enacted a legislation called the Indian Medicine Central Council Act, recognizing and regulating the practitioners of Ayurveda, Siddha and Unani. This law was replaced in 2020 with a new law called the National Commission for Indian System of Medicine Art. इस पैराग्राफ का क्या मीनिंग है, नेहरू सरकार जब था, नेहरू गवर्नमेंट जब था, तब उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स को रिकग्निशन देने के लिए, उन्हें एक पहचान देने के लिए। लेकिन 1970 में जब इंदिरा गांधी जी का गवर्नमेंट आया, दी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, तो उन्होंने एक लॉ पास किया, एक एक्ट पास किया जिसे द इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट कहा जाता है, जिससे ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स को रिकग्निशन भी मिला और उनको न्याय भी मिला। उनकी जो भी प्रैक्टिस थी उसको मान्यता भी मिली। और इस एक्ट की वजह से आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी के जो प्रैक्टिशनर्स थे उनको मान्यता और नियमों में भी उन्हें लाया गया, लॉ में भी उन्हें लाया गया। लेकिन वो जो लॉ था, द इंडियन मेडिसिन सेंट्रल एक्ट जो भी था, तो उसे 2020 में चेंज कर दिया, उसे न्यू लॉ के अंडर लाया गया, जिसे द नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन आर्ट कहा गया। The syllabus of aspiring practitioners of Ayurveda is an absolute mismatch of concepts that span everything from doshas, prakriti, atmas, which includes learning the difference between Paramatma and Jivatma, with a sprinkling of modern medical concepts such as cell physiology and anatomy. So इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, द आयुर्वेदा सिलेबस is very much confusing and it's a mix of spiritual and philosophical concepts.
तो वो एक स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स का एक मिसमैच है। जैसे कि सोल, जीवात्मा, परमात्मा जैसे हम कहते हैं, वो एक मिक्स हो गया है उनका सिलेबस। एंड उसका एक स्मॉल पोर्शन है ऑफ मॉडर्न मेडिकल साइंस विच इज़ फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी। These are irreconcilable concepts. The theory of Tridosha attributes all ills to an imbalance of doshas, while modern medicine locates the concept of some diseases such as infections in germ theory, among others. Irreconcilable मतलब जो cannot be brought together, जो एक साथ नहीं ला जा सकता और जिस पे हम एग्री भी नहीं कर सकते, इसे इर्रिकन्सिलेबल कहा जाता है। त्रिदोषा मतलब द आयुर्वेदिक थियोरी ऑफ 3 एनर्जीज टुगेदर। जब 3 एनर्जीज टुगेदर आती है उसे त्रिदोषा कहते हैं। एट्रीब्यूट्स मतलब एक्सप्लेन्स और गिव रीज़न टू। एट्रीब्यूट्स मतलब किसी का रीज़न देना या फिर किसी का रीज़न बनना। इम्बैलेंस मतलब किसी चीज़ को बैलेंस नहीं कर पाना या लैक ऑफ बैलेंस। जर्म थियोरी मतलब साइंटिफिक थियोरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज़ कॉज करते हैं। तो इस पैराग्राफ में क्या बताया है, आयुर्वेदा और मॉडर्न थियोरीज एक दूसरे के साथ क्लैश करते हैं आइडियाज़ के बारे में। आयुर्वेदा ब्लेम करता है डिजीज़ेस को इम्बैलेंस के लिए और मॉडर्न मेडिसिन ब्लेम करता है जर्म्स को और अदर डिजीज़ेस, अदर कॉजेज़ को। अब देखते हैं इस एडिटोरियल का पॉलिटिकल फैक्टर क्या है। दिस एंटायर डिबेट अबाउट आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स is heavily influenced by politics, especially the idea of Hindu pride. Some people are using this idea to make exaggerated or imaginary claims, like ancient India had Pushpak Viman, Kauravas were test tube babies, etc. जब कोई हेल्थ पॉलिसी को हिंदी प्राइड के लेंस से देखा जाता है तो ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बन जाती है। नॉट जस्ट बीजेपी, यहाँ पे सिर्फ बीजेपी इसमें इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस भी इन्हें ज्वाइन करता है बिकॉज दे डोंट वांट टू लूज़ पब्लिक सपोर्ट के लिए ये लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं। 2024 के चुनावी घोषणा पत्र 2024 के The last election manifesto of Indian National Congress in 2024 promised that the party would support all systems of medicines instead of a promise to support only rational evidence-based medicines. तो यहाँ पे 2024 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या गलती की कि उन्होंने बोला हम सारे मेडिसिन को सपोर्ट करेंगे। इंस्टेड उन्होंने ये प्रॉमिस करना चाहिए था कि वो लोग एविडेंस बेस्ड, रैशनल या फिर जो लीगल है उसी चीज़ को वो सपोर्ट करेंगे या फिर उसी मेडिसिन को वो सपोर्ट करेंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। उन्होंने किया कि हम लोग सारे मेडिसिन को सपोर्ट करेंगे। तो ये उन्होंने किया कि उन्हें पब्लिक सपोर्ट चाहिए। This blind faith in traditional medicine is going to cost every citizen in the future, since government is actively considering the inclusion of Ayush, Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy treatments under Ayushman Bharat insurance scheme funded by taxpayers. सरकार की तरफ से ट्रेडिशनल मेडिसिन पर जो ब्लाइंड ट्रस्ट हम लोग दिखाएंगे या फिर हम दिखाना चाहते हैं, भविष्य में जनता को, जैसे हमारे जैसे पब्लिक को बहुत महंगा पड़ सकता है, क्योंकि सरकार अब इन पद्धतियों को आयुष्मान भारत इंश्योरेंस स्कीम के तहत लाने पर विचार कर रही है, यानी इसका खर्चा भी टैक्स पेयर्स ही उठाएंगे। This is in addition to approximately 20,000 crore of taxpayer money spent on research council functioning under the Ministry of Ayush with a mandate to research Ayush. They have very little to show for in terms of scientific breakthroughs. Twitter outrage notwithstanding, the joke at the end of the day is on the taxpayer. इसके अलावा सरकार ने लगभग 20,000 करोड़
टैक्स पेयर्स के पैसे आयुष पर रिसर्च काउंसिल में लगाए हैं, लेकिन इतने खर्चे के बावजूद इन पद्धतियों से बहुत कम साइंटिफिक रिजल्ट्स या फिर ब्रेक थ्रू मिला है। फिर भी जनता का गुस्सा ट्विटर तक ही सीमित है और अंत में सारा बोझ टैक्स पेयर ही उठाएंगे। Now let's see the vocabulary used in this paragraph. Fantastical. Fantastical मतलब कल्पनात्मक या फिर अनरियलिस्टिक। साइनिकली ड्राफ्ट। साइनिकली ड्राफ्ट मतलब जानबूझकर राजनीतिक फ़ायदे लेने के लिए बात दिखाई गई है। ओके, सो द नेक्स्ट वर्ड इज कंपेल्ड। कंपेल्ड का मीनिंग होता है मजबूर होना, किसी चीज़ के सामने मजबूर होना। नेक्स्ट वर्ड इज रैशनल। रैशनल मतलब तार्किक। एविडेंस बेस्ड। एविडेंस मतलब जिस चीज़ का आपके पास सबूत है, जिसके आधार पर आप उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं एविडेंस बेस्ड। ब्लाइंड फेथ मतलब अंधा विश्वास, जिसे हम कहते हैं बिना सोचे समझे किया गया विश्वास। इंक्लूजन। इंक्लूजन मतलब शामिल करना, किसी चीज़ में इंक्लूड करना या फिर इंक्लूड होना। मैंडेट। नेक्स्ट वर्ड वी विल सी इज मैंडेट। मैंडेट मतलब जिम्मेदारी या निर्देशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट वर्ड इज साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज। साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज मतलब साइंस में मिला गया सक्सेस, सफलता जो हमें साइंटिफिकली मिली है। नॉट विथ स्टैंडिंग। नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब इसके बावजूद, इन स्पाइट ऑफ। जोक एट द एंड ऑफ द डे। जोक एट द एंड ऑफ द डे इज़ ए फ्रेज, उसे कहते हैं अंत में मजाक बन जाना। जोक एट द एंड ऑफ द डे, मजाक बन जाना। So this was today's editorial. If you have any doubt regarding any word or any sentence or any topic which you don't understand, please let me know in the comment so that I can make more crisp and clear video on it. Do support, follow, subscribe. Thank you.